तो आइए देखते हैं, जो बिहार स्टेट का एग्जाम चल रहा है उसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। इससे पहले हमने सेट प्रैक्टिस 1 से लेकर 5 तक अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। उसी कड़ी में ये अगला सेट है, सेट प्रैक्टिस 6 से। ये एग्जाम 18 तारीख से स्टार्ट हो गया है और 29 तारीख तक चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हार्ड नहीं है और ना ही काफ़ी साधारण है। वैसा क्वेश्चन है जो चलता फिरता क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। 5 मैथ और 5 रीजनिंग तो इतना आसान है जिसे आप बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 30 क्वेश्चन है उसमें 15 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जिसको आप मतलब ध्यान दे के पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो 18 तारीख एग्जाम में जो क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन हमें ध्यान में है, उस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अंगूरों का अध्ययन है। अंगूरों का अध्ययन क्या है? ये हो जाता है द्राक्षा कृषि। क्या होता है? द्राक्षा कृषि। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम कारण हो जाता है मिल्क फीवर। धान के पौधे उगाने की डेपाग विधि विकसित हुई थी। कौन सी विधि है? डेपाग विधि। कहाँ पे विकसित हुई थी? ये हुआ था फिलीपींस में। रोग और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। वंचित टॉप केला ये तो सुमेलित है। काला किट गेहूं ये भी है। रेड कॉट गन्ना, लेग आर्म चावल ये सुमेलित नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती भारत में संसार के अन्य सभी देशों से अधिक होती है? अन्य देशों की अपेक्षा सबसे अधिक भारत में क्या होता है? गन्ना होता है। अगर चावल और गेहूं पूछ दे तो ये होता है सब फर्स्ट हो जाएगा चाइना और सेकंड पे आता है भारत का स्थान गेहूं और चावल के उत्पादन में। लेकिन गन्ना ऐसा है इसके उत्पादन में भारत का स्थान क्या आता है? पहला आता है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसमें तापमान होना चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक और औसतन वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस चारे वाली फसल में न्यूनतम कुल 5 तत्व होते हैं? ठीक है। टोटल उसमें 5 तत्व किसमें होते हैं? ये हो जाता है लूसर्न। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और केंद्रीय कृषि और अभियांत्रिक संस्था, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्था कहाँ है? तो भोपाल में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सुनहरा यानी गोल्ड चावल, सुनहरा गोल्ड चावल है क्या है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व क्या है? उपलब्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा सही है। नाइट्रोजन यौगिक ये हो जाएगा क्लोरोसिस, क्लोरोसिस नहीं ये हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। बाकी हाइड्रोकार्बन कैंसर सही है। एसपीएम कम दृश्यता ये भी सही है। यानी नाइट्रोजन यौगिक में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरीन के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया? तो ये बेनेट के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। व्यापक नीच यानी कर्मकता ही क्या है? ये नहीं है। बाकी तो संकुचित नीच, अनुवांशिक भिन्नता और बड़े आकार वाला शरीर ये सब क्या है? जबकि ये व्यापक नीच नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण का दीर्घकालीन सांद्रण CNS सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा तथा मृत्यु होती है के लिए उत्तरदायी है? यहाँ तक कि क्या हो जाता है? लोग कोमा में चला जाता है, याददाश्त कमजोर जाता है। किस प्रदूषण से? तो ये शीशा प्रदूषण से। ये पेट्रोल जो गाड़ी जलता है, कम जलता है तो उससे भी ये प्रदूषण फैलता है। पारा प्रदूषण, पारा मतलब क्या होता है? मिनी माता, यानी माता का जब पारा बढ़ जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? मिनी माता। ये भी ध्यान में रखें। ये हो जाता है फ्लोराइड प्रदूषण से, इससे हो जाता है फ्लोरोसिस रोग। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यूट्रोफिकेशन मात्र एक मानव जनित घटना है। ये मानव जनित घटना तो है ही, साथ साथ प्रकृति घटना भी है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये गलत हो गया।
यूट्रोफिकेशन के साथ जल का शोषण संवर्धन संबंध है, बिल्कुल सही है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। आगे देखते हैं, चित्रानवासल गुफा, ठीक है। चित्रानवासल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और डैश से संबंधित है। ये कहाँ पे है, ये हो जाता है तमिलनाडु में, और जैन धर्म से क्या है, संबंधित है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, कहाँ पे है, तो ये हो जाता है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो बना हुआ है ये मूंगा चट्टान से बना हुआ है, जो प्रवाल भित्ति से क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जरांज दिलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। यह अफगानिस्तान में है, बिल्कुल सही है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुई, बिल्कुल होगी। जब सड़क बनेगा तो व्यापार और व्यवसाय दोनों में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसका मतलब 1, 2 और 3 क्या है, सही है। आगे देखते हैं, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं। बंदर कौन सा है, मकाक बंदर। ये पाया जाता है शांत घाटी, साइलेंट वैली इसको कहा जाता है। कहाँ पड़ता है, ये होता है केरल में। गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। गुआम द्वीप पे हो जाता है अमेरिका का है, ठीक है। ये गुआम द्वीप कहाँ पड़ता है, तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर की तरफ पड़ता है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओटन तुल। किसको कहा जाता है, ओट्रटन तुल को, गरीबों का कथकली। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। अपिको आंदोलन, पी हेगड़े सही है। चिपकोस में हो जाएंगे बहुगुणा जी, और नर्मदा बचाओ ये हो जाएगा मेघा पटकर, ये भी सही है। तीनों के तीनों क्या है, सही है। शांत घाटी आंदोलन में कौन था, सुगाथा कुमारी थी। कौन थी, सुगाथा कुमारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किया गया था काउंट बिस्मार्क के द्वारा। कब, तो 1871 में थी क्या बोलते हैं, बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया। और इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार जब समाप्त हो गया तो सेकंड वर्ल्ड वार से पहले जर्मनी का एकीकरण हिटलर के द्वारा किया गया था, और नाजीवाद का इसके द्वारा उदय हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का मेंबर क्या है, भारत नहीं है। आसियान, आसियान का मतलब क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन, ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में, 1967। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जकार्ता में। इसका मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस कौन था, तो यह एक चीनी दार्शनिक था। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में, तो ये हो जाता है म्यांमार को क्या कहा जाता है, गोल्डन रॉक पैगोडा, यानी सोने वाली। किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये किसके द्वारा कहा गया था, लुई 14वां के द्वारा कहा गया था। और फ्रांस की क्रांति जब हुई उस समय कौन था, लुईस 16वां। उस समय 16 आता है क्वेश्चन, किस लुई के शासनकाल में क्रांति हुई। जब लुई 16वां था तो फ्रांस की क्रांति हुई। और लुई 14वां क्या कहता था, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही क्या है, कानून है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ, ये कब हुआ था पारित, 1865 में, ठीक है। भारत में अभी कितने भूभाग पर वन है, तो 24% भूभाग क्या है, वन से आच्छादित है। लेकिन होना कितना चाहिए, 33% भूभाग पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। भारत में वन सर्वाधिक किस जिले में, राज्य में, बल्कि मध्य प्रदेश राज्य में क्या है, वन किस प्रतिशत, वन अधिक मात्रा में फैला हुआ है। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। मिन कैंप का लेखक, मिन कैंप क्या था, ये हिटलर के द्वारा लिखा गया था, जिसका अर्थ होता है मेरी संघर्ष। इसने जेल में रहते हुए क्या हुआ था, अपनी पुस्तक को लिखा था। VY लेनिन का संबंध किससे है, लेनिन का संबंध किससे है, इसको होता है 1917 की रूसी क्रांति में। लेनिन वहाँ कहीं, इसी के नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में क्या हुआ, रूस में क्रांति हुई। और किसके खिलाफ, जार के खिलाफ, मजदूर और
मजदूर और किसान की सरकार यानी समाजवादी सरकार का निर्माण हुआ। कौन सा सरकार? समाजवादी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। डोंग सियाओपिंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? जैसे डोंग लगा हुआ नाम हो जाएगा चीन। कहाँ का? ये चीन का था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला। तो समाप्त कब हुआ? 1945 में। ठीक है, 1945 में अमेरिका के द्वारा जब एटम बम का प्रयोग जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया, वैसे गिराने के साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। ये अकबर का पुत्र के लिए क्या किया था? ये इसने दरगाह की यात्रा की थी 1562 में। और 1564 में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, और इसी लड़ाई में क्या हुआ था? अकबर महान शासक बना था। ठीक है, पानीपत के पहले लड़ाई में क्या होता है? बाबर जीतता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई से क्या होता है कि अकबर भारत का शासक बनता है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई से क्या होता है? मराठों का विजय अभियान खत्म हो जाता है। तीसरी युद्ध 61 में होता। अब क्या होता है? मराठा और अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। और पानीपत की तीसरा लड़ाई ये तय कर देता है कि अब भारत के शासन पे मराठों का राज नहीं रहेगा। पहले पानीपत की लड़ाई से बाबर आता है भारत में, यानी मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। द्वितीय लड़ाई से क्या हो जाता है? अकबर शासक बन जाता है। और तीसरी लड़ाई से क्या होता है? मराठा का साम्राज्य खत्म हो जाता है। वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? तो वास्को डिगामा पहुंचा था कलिकट के तट पर। यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का राजा था जमरीन, जिसने इनका क्या किया? भव्य स्वागत किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब? 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 1885 में हुआ था। जब ये हुआ था, इसके महासचिव थे ए ओ हुम, और बेमोस चंद्र बनर्जी इसके क्या हुए? अध्यक्ष बने। इसको बनाया गया था कि अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में, लेकिन बाद में आगे चल के इसका उद्देश्य बदल गया और इसमें जो नेता भारतीय नेता हुए उसमें सक्रिय हो गए। आगे देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया? इसका घोषणा किया गया लॉर्ड कर्जन के समय। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को में डैश द्वारा आयोजित की गई। किसके द्वारा? तो किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय ये हो जाएंगे जॉर्ज यूल। क्या थे? पहला अंग्रेज थे। और ये एओ में क्या थे? महासचिव थे। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो डॉफरिन था। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान में रखें। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो ये 1924 से 34 के बीच में, 1924 और 34 के बीच में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी जब भारत आए तो 1917 में क्या किया? चंपारण किया। उसके बाद अहमदाबाद में मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किए 18 में। और उसके बाद क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इन सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन, तब रॉलेट एक्ट आएगा। इसको काला कानून कहा जाता था, बिना अपील बिना दलील का। इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? इसमें कौन शामिल था? तो अरविंद घोष शामिल थे। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? ये किया था वर्धा से। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा? चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। हाँ, 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया उस समय कौन? चेम्सफोर्ड के समय। इसको गांधी जी ने क्या कहा? काला कानून कहा।
रॉलेट एक्ट लाया गया था ताकि भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी उनको तोड़ने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ताकि शक के आधार पर किसी को भी अपराधी मान के अरेस्ट कर लिया जाए और वो इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष में हुआ, कब हुआ? सॉरी, तो ये 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया? प्रारंभ किया, ये उद्घोषणा किया था। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? किनको मिला था? तो डचों को मिला था। डच ऐसे थे जो पहली बार संयुक्त कंपनी का स्थापना किया, जिसमें प्राइवेट और क्या कहते हैं सरकारी दोनों लोग मिलके कंपनी बनाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो ये पर्ल हार्बर पर क्या था? जापानी सैनिक का हमला से द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने क्या किया? शामिल हो गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड 1961 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो पूरा विश्व दो खेमा में बट गया था, एक तरफ रसिया वाला प्रभुत्व और दूसरे तरफ अमेरिका का प्रभुत्व। तो कुछ लोगों ने अमेरिका में जुड़ गए, बहुत सारे देश, और कुछ देशों ने अमेरिका का साथ दिया, और कुछ देश ऐसे थे जो अपने आप को इन दोनों महाशक्ति से अलग रखे, उन्हीं को क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष कहा गया। मतलब दोनों में से हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपने आप को क्या करेंगे? निरपेक्ष रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासन काल में बनाया गया? तो ये शेर शाह के द्वारा। इनका मकबरा सासाराम में है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा। किसके कहने पे? तो अकबर के कहने पे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी पड़ता है, जंगल है, नेपाल जाते समय रास्ते में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। सारनाथ में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बोध गया में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कुशीनगर में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किसके थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हो जाता है 1899 से लेके 1905 के बीच। ये घटना कब है? 1904 का। तो कौन होगा? लॉर्ड कर्जन होंगे। इसी के समय में 1905 में क्या आया? बंगाल विभाजन, यानी इसको क्या कहा जाता है? बंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। इसमें क्या किया गया? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, उसे जलाया गया और देसी वस्त्र को अपनाया गया। इस घटना को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था निष्ठुर बर्बादी। ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं के जलाने पर उसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था, किस व्यक्ति ने कराया था द्विशासन धारणा से? ये कराया था मॉन्टेगू। इसको कहा जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, इनके नाम पे आया था। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग एक जगह है, ये अमृतसर में पड़ता है। जलियांवाला बाग इसलिए कहा जाता है, जो बाग का मालिक था उसका जली करके ऐसा कुछ नाम था, उसी के नाम पे जलियांवाला बाग पड़ा था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? ये 1930 में स्टार्ट हुआ। कब? 12 मार्च 1930 में लेके 6 अप्रैल 1930 तक। और 6 अप्रैल को क्या किया? गांधी जी ने नमक बना के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयास करेगा? तो हो जाएगा 350 के क। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध? सरकारिया आयोग हो जाता है केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर ये हो जाएंगे मीरा कुमार। कौन सी? तो 15वीं लोकसभा में। उनका कार्यकाल 2009 से लेके 14 तक था।
15वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे? मीरा कुमार। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। ये कहाँ पे थे? राजस्थान में लागू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था थॉमस पेन के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक हो जाता है कि बाह्य आक्रमण, और एक हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह, और तीसरा हो जाएगा वित्तीय माने आर्थिक के दौर पर। एक हो जाता है राष्ट्रपति जो शासन लगता है राज्य में, ठीक है। एक तो पहला हो गया बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो गया। दूसरा लग जाता है कि अगर किसी भी राज्य में पूर्ण सरकार ना हो या लोकतंत्रात्मक शक्तियाँ या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए उस कंडीशन में। और तीसरा हो जाता है वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 62। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था, ये भारत और यूएसए यानी भारत और अमेरिका में है, न्यायिक पुनर्वलोकन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं था? ये वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? किसने बताया? तो थॉमस कार्लाइल ने। थॉमस कार्लाइल। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ये जब भी होगा तो सबसे पहले कहाँ होगा? राज्यसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा से पास होने के बाद ही लोकसभा में जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का, ये राष्ट्रपति का होगा तो किसी भी सदन में लाया जा सकता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। यह न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था, ये भारत और अमेरिका। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है। कब बना सकता है? जब राज्य के राज्यपाल की संस्तुति हो तब क्या कर सकता है? संसद वहाँ के विषय पे, राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकता है, आर्टिकल 249 के तहत। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? तो ये हो सकता है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये में परिवर्तन के साथ, ये नहीं होगा, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्य अवधि औपचारिकताएं दूर करने के साथ। इसका देखिए ए और सी दोनों होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। गत दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में से किसने सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश अंतर्वाह आकर्षित किया है? ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हो जाएगा? सेवा क्षेत्र में। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ होता है? वाशिंगटन DC में। ये क्वेश्चन भी अभी 18 तारीख को स्टेट में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा बैंक नहीं है। इसमें हो जाएगा कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? किसके अंतर्गत? ये हो जाएगा नीति आयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है। यह किसके द्वारा दिए गए वृद्धि मॉडल की एक महत्वपूर्ण कथन है? ये हो जाएगा एल पसीनेती। एल पसीनेती। गिल्ड एज्ड बाजार का अर्थ है, गिल्ड एल्ड बाजार का अर्थ होता है सरकारी प्रतिभूति बाजार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है। ये हो जाता है मुद्रा की मांग का। प्रेबिंग सिंगर परिकल्पना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये हो जाएगा विकसित देशों की व्यापार की शर्तों से। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था, ये 2005 में। नवरत्न का विचार संबंधित है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से क्या होता है? नवरत्न का विचार संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है कि घाटे की वित्तीय
व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आगे देखते हैं, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 5 राज्यों से। सबसे पहले यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा नीचे आइए तो साइड में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य? 5। कौन कौन से? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दक्षिणी पठार का सबसे ऊंची चोटी तो ये हो जाएगा अनायमुडी। ठीक है। अंगूर की अंगूर की व्यावसायिक खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की व्यावसायिक खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा पूछा है 6 किलोमीटर, जबकि अभी 18 तारीख एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? तो उसका हो जाएगा 44। इसमें भारत का सबसे छोटा राज्य मार्ग की लंबाई 6 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, पीआरआरपी का संबंध किस क्षेत्र से है? ये हो जाता है आपदा प्रबंधन से। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? इसमें से एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का हो जाएगा, जो भारत के मात्र जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% तक होती है। सबसे पहले एंथ्रासाइड, उसके बाद बिटुमिनस। इसमें हो जाता है 75 से लेकर 90% तक के कार्बन की मात्रा, और भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइड, उसके बाद बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा होता है पिटवा। तो लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भूरा कोयला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ पे चाय की खेती होती है, जबकि राजस्थान में चाय की खेती नहीं होती है। हम्बन टोटा बंदरगाह ये हो जाएगा श्रीलंका में स्थित है। हम्बन टोटा कहाँ है? श्रीलंका में। चूखा जल विद्युत परियोजना नाम क्या है? चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका में। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये हो जाएगा 943, यानी 943। क्या है भारत का लिंगानुपात? 943। बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार का क्षेत्रीय कार्यकाल कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाता है पटना में। क्या है? अंतर्देशीय प्राधिकार का क्षेत्रीय कार्यालय अपनी बिहार की राजधानी पटना में। जारवा किस स्थान की जनजाति है? तो जारवा हो जाएगा अंडमान निकोबार का। जारवा कहाँ की जनजाति है? अंडमान निकोबार। लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है म्यांमार को। किसको कहा जाता है? म्यांमार को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। इसका मात्रा कितना होता है? तो हो जाता है 46.6%। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है, इसकी मात्रा हो जाती है 27.5 यानी 27.7%। उसके बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम, ये हो जाता है 8.13%। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आंसर? सिलिकॉन। इसके बाद जल्दापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब एक सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलान करना है। WTO क्या हो जाएगा? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सीएनजी क्या हो जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एसएमएस क्या हो जाएगा? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और आरएम क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1954 में। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? शांत घाटी, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था पीछे, सुगाथा कुमारी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। ठीक है, ब्रिक्स का नाम क्या दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस प्रकार 100 क्वेश्चन जो जीके जीएस के हैं समाप्त होते हैं, और इसके अलावा 50 क्वेश्चन और रहेगा एग्जाम में, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जीके 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के, 10 क्वेश्चन जीके जीएस के नाम पे, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार रिलेटेड क्वेश्चन रह रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये सेट समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलेंगे अगले सेट में। कुछ क्वेश्चन जो हमें ध्यान में आपको बता देते हैं। पहला एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सबसे
एक क्वेश्चन आया था NH से कि सबसे लंबा NH कौन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि भारत कितनी बार अब तक एक दिवसीय विश्व कप जीत चुका है, माने वर्ल्ड कप अब तक भारत 50 वाला कितनी बार जीता है। तीसरा क्वेश्चन आया था, ये 2 बार जीता है। और तीसरा क्वेश्चन आया था काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है, कौन सा, काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है। उसके बाद आया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, सॉरी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। उसके बाद था कि भारत का गतिमान एक्सप्रेस भारत में कब से चल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, और गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए थे जो चलता फिरता क्वेश्चन है, जिसे आप देख के बना सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो अब एग्जाम दे के आएंगे, उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका भी कुछ फीडबैक लेने के बाद कुछ क्वेश्चन आपको सेट के दौरान बताया जाएगा। मिलते हैं अगले सेट में।